नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन मैथ का 15 क्वेश्चन करते हैं। वो हमारा क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर रहता है या प्रीवियस ईयर के ऊपर आधारित क्वेश्चन रहता है। चलिए आज हम लोग उस सीरीज में आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है और श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है तो राम और सोहन की आय का अनुपात ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? राम और सोहन की आय का अनुपात निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है राम, दूसरा कौन दिया हुआ है? श्याम, और तीसरा हमारा कौन है? सोहन है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राम की जो आय है श्याम की आय से 70% अधिक है। अगर श्याम की आय 10 रुपया होगा, श्याम की आय 10 रुपया होगा तो 10 का 70% हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी 10 से 7 अधिक कितना हो जाएगा? राम की आय हो जाएगा 17 रुपया। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है श्याम की आय जो है सोहन की आय से 30% कम है। अगर सोहन की आय 10 रुपया होगी, सोहन की आय अगर 10 रुपया होगी तो 10 से 30% कम, यानी 10 का हम 30% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी यहाँ से श्याम की आय क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से राम, श्याम और सोहन के आय का रेशियो निकाल सकते हैं। हम इसमें गुना करेंगे, 17 में अगर 7 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा? 119 हो जाएगा। 10 में 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और 10 में 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। देखिए हमसे क्या पूछ रहा था? हमसे पूछ रहा था राम और सोहन की आय का अनुपात। हमसे पूछा जा रहा था राम और सोहन की आय का अनुपात। राम के अनुपात क्या है? राम और सोहन के आय का अनुपात क्या है? राम जब 119 रुपये कमा रहा है तो सोहन कितना कमा रहा है? 100 रुपये कमा रहा है। यानी यहाँ से आय का रेशियो कितना हो गया? 119:100। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 119:100। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया कलमों के एक सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद भी खरीदार 1751 रुपये में खरीदता है। पेन के सेट का अंकित मूल्य क्या था? हमें क्या निकालना है? अंकित मूल्य निकालना है। देखिए मैं छूट कितना का दिया हुआ है? 15% के छूट के बाद जो है इतना रुपये में खरीदार खरीद रहा है, 1751 रुपये में खरीद रहा है, तो हमें क्या निकालना है? उसका अंकित मूल्य निकालना है। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस 15% को हम सबसे पहले 15% को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अगर 15% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15/100 हो जाएगा। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 3/20 लिख सकते हैं। यानी कोई चीज़, कोई वस्तु जो है 20 रुपये की है जिसपे 3 रुपये का छूट मिल रहा है तो कितना में बिकेगा? 17 रुपये में। 3 रुपये का अगर छूट मिलेगा तो कितना में बिकेगा? 17 रुपये में। अब देखिए 17 यूनिट का जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1751 दिया हुआ है। 17 यूनिट का वैल्यू क्या दिया हो? 1751। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 17 से एक बार में जाएगा 0, 3 103 बार में जाएगा। हमें क्या निकालना है? 20 यूनिट का वैल्यू। यानी हमें उस वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य कितना होगा? 20 यूनिट। यानी 20 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? हम इसमें 20 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 60 का 0, 6, 20। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 2060 रुपया। उस वस्तु का, उस पेन के सेट का मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य 2060 रुपया होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया ए और बी मिलके एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अकेले उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है तो बी अकेले उसी कार्य को कितना दिन में करेगा? हमें क्या निकालना है? बी को जो है उस काम को करने में कितना समय लगेगा, उस समय को निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हमें जो समय दिया हुआ है 10 दिन और दूसरा क्या दिया हुआ है 15 दिन, हम 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। हम टोटल वर्क को मान लेंगे 30 यूनिट। टोटल वर्क को मान लेंगे 30 यूनिट। जब 30 यूनिट काम ए और बी मिल के कर रहे हैं तो 10 दिन का समय लग रहा है। 30 यूनिट काम ए प्लस बी मिल के कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है? 10 दिन का समय लग रहा है। और जब अकेले ए कर रहा है, 30 यूनिट काम जब अकेले ए कर रहा है तो कितना समय लग रहा है? 15 दिन का समय लग रहा है। अब देखिए ए और बी मिलकर 10 दिन में 30 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे? एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे होंगे। और ए जो है 15 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? 2 यूनिट काम कर रहा होगा।
अब देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, ए और बी का हमें इफिशियंसी पता चल गया कि 3 यूनिट है और ए का इफिशियंसी 2 यूनिट है। तो यहाँ से हमारा ये निकल के आ जाएगा कि बी का इफिशियंसी कितना है, हमारा निकल के आ गया कि बी का जो इफिशियंसी है, बी का इफिशियंसी कितना है, हम इस 3 में से 2 को माइनस करेंगे, हमारा क्या निकल के आएगा 1, यानी बी का इफिशियंसी हमें पता चल गया 1 यूनिट। अब देखिए 30 यूनिट काम करवाना है हमें बी से, 1 यूनिट 1 दिन में काम कर रहा है, यानी हमारा यहाँ से समय निकल के आ जाएगा, बी जब काम करेगा 30 यूनिट टोटल काम करवाना है, बी 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा, हमारा समय निकल के आ जाएगा 30 दिन, यानी बी अकेले उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले पूरे टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए और बी को एक साथ 3 सही 1/2 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। यदि पाइप सी को खोल दिया जाता है तो यह टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ए और बी मिलके 3 सही 1/2 घंटा में टंकी के अंदर जितना पानी भरेंगे उसे अगर सी अकेले खाली करेगा तो कितना समय लगाएगा। तो हमें उस समय को निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय यहाँ क्या दिया हुआ, 20 घंटा, 30 घंटा और 10 घंटा। तो सबसे पहले हम यहाँ 20, 30 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। 20, 30 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया, 60, यानी हम टंकी की धारिता मान लेंगे 60 यूनिट। टंकी की धारिता क्या मान लेंगे, 60 यूनिट। अब देखिए 60 यूनिट पानी जब ए भर रहा है, 60 यूनिट पानी जब ए भर रहा है तो कितना समय लगा रहा है, 20 घंटा का। 60 यूनिट पानी जब बी भर रहा है तो कितना समय लगा रहा है, 30 घंटा का। और 60 यूनिट पानी जब सी खाली कर रहा है, सी क्या कर रहा है, खाली यानी निगेटिव काम कर रहा है, तो इसके सामने हम नेगेटिव का सिंबल लगाएंगे। सी जब 60 यूनिट पानी खाली कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 10 घंटा का। अब देखिए ए जो है 20 घंटा में 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 3 यूनिट, यानी ए का इफिशियंसी क्या हो गया, 3 यूनिट। बी जो है 30 घंटा में 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 2 यूनिट, यानी बी का इफिशियंसी क्या हो गया, 2 यूनिट। सी जो है 10 घंटा में 60 यूनिट पानी खाली कर रहा है तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा, 6 यूनिट पानी खाली करेगा। अब देखिए हमें तीनों का इफिशियंसी पता चल गया, तो हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि 3 सही 1/2 घंटा में ए और बी मिलके कितना पानी भरेंगे। ए और बी मिलके, ए प्लस बी मिलके 3 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.5 घंटा लिख सकते हैं। 3.5 घंटा में कितना पानी भरेंगे, हम सबसे पहले ये निकालेंगे। देखिए ए जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर रहा है और बी जो है 1 घंटा में 2 यूनिट पानी भर रहा है, दोनों मिल जाएंगे तो 1 घंटा में 5 यूनिट टंकी के अंदर पानी भरा जाएगा। तो 3.5 घंटा में हम निकाल सकते हैं कितना पानी जाएगा टंकी के अंदर, यानी 1 घंटा में अगर 5 यूनिट पानी दोनों मिलके भर रहे हैं तो 3.5 घंटा में इतना पानी भरेंगे। अब देखिए हमें क्या निकालना था कि अगर इसे सी खाली करे, यानी टंकी के अंदर इतना यूनिट पानी गया, 3.5 × 5 जो है यूनिट पानी टंकी के अंदर गया, इसे अगर सी खाली करेगा तो कितना समय लगेगा। सी जो है 1 घंटा में 6 यूनिट पानी खाली करे। अब देखिए इसे अगर सी खाली करेगा, सी अगर खाली करेगा तो 3.5 × 5 यूनिट पानी अंदर गया है। सी जो है 1 घंटा में 6 यूनिट पानी खाली कर रहा है। अब देखिए यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। हम इसे 5 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 12 बार में, यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया 35/12। 35/12। अब देखिए 35/12 को हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 सही 11/12 घंटा। 2 सही 11/12 घंटा। अब 2 सही 11/12 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 घंटा। अगर हम इसमें 60 से गुना कर देंगे तो 12×5 = 60 और 5 से हम 11 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 55 मिनट, यानी हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ गया 2 घंटा 55 मिनट। यानी ए और बी मिल के 3 सही 1/2 घंटा में जितना पानी भरेंगे टंकी के अंदर, उसे सी को खाली करने में कितना समय लग जाएगा, 2 घंटा 55 मिनट का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक धनराशि साधारण ब्याज पे 5 वर्ष में 750 रुपये और 6 वर्ष में 800 रुपया हो जाती है, वह धनराशि कितनी है। हमें क्या निकालना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई धनराशि जो है 5 वर्ष बाद कितनी हो जा रही है, 750 रुपया। 5 वर्ष बाद 750 रुपया हो गई और 6 वर्ष बाद धनराशि कितना हो गई, 800 रुपया हो गई।
देखिए 5 वर्ष बाद जो अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है 750 का, और 6 वर्ष बाद अमाउंट कितना बन रहा है 800 रुपये का। यानी 5 से 6 के बीच ब्याज कितने का मिल गया, 50 रुपये का ब्याज मिल गया, 50 रुपये का ब्याज मिल गया। और यहाँ समय गैप कितना है, समय गैप जो है 1 साल का है, समय गैप कितना है 1 साल का है। यानी 1 साल में 50 रुपये का ब्याज मिल रहा है, और साधारण ब्याज से यहाँ ब्याज काउंट हो रहा है, तो प्रत्येक साल ब्याज क्या मिल रहा होगा, बराबर मिल रहा होगा। यानी यहाँ से प्रिंसिपल तक, यहाँ से प्रिंसिपल तक समय कितना है 5 साल का समय है, समय कितना है 5 साल का, और प्रत्येक साल अगर 50 रुपये के हिसाब से ब्याज मिलेगा, यानी 5 साल में ब्याज कितना मिल जाएगा, 50 गुने 5 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए हम इस अमाउंट में से अगर 50 गुने 5 माइनस कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। यानी 750 में से हम 250 माइनस कर देंगे, यानी हमारा प्रिंसिपल यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 500 रुपया। हमारा आंसर क्या हो गया 500 रुपया आंसर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 1200 रुपये को 3 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, तो अर्जित ब्याज कितना होगा। हमें क्या निकालना है, हमें CI निकालना है, हमें CI निकालना है। देखिए हमारा प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमारा 1200 रुपये दिया हुआ है। हमें टाइम क्या दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है 3 साल का। हमारा रेट क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10%। हमें क्या निकालना है, हमें CI यहाँ निकालना है। देखिए समय हमारा कितना है 3 साल का समय है, समय कितना है 3 साल का है। अब देखिए 1200 रुपये पे 10% की दर से पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, 1200 रुपये पे 10% की दर से पहले साल कितना ब्याज मिल जाएगा 120 रुपये का। दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल पे 120 रुपये का ब्याज मिलेगा, तीसरे साल भी हमें प्रिंसिपल पे 120 रुपये का ब्याज मिलेगा। अब देखिए यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज काउंट हो रहा है, तो पहले साल हमें तो केवल प्रिंसिपल के ऊपर मिलेगा, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल के ऊपर तो मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो पहले साल ब्याज मिल चुका है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। यानी इस 120 का हम अगर 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 का 10% हमारा हो जाएगा 12 रुपया। अब देखिए तीसरे साल हमें प्रिंसिपल के ऊपर तो मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो दूसरे साल तक हमें ब्याज मिल चुका है उस ब्याज के ऊपर मिलेगा। यानी हम यहाँ टेबल पढ़ेंगे 12 दूनी 24, ये हमारा 24 कैसे आएगा, हम 120 और 120 को ऐड करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा 240 का 10% निकालेंगे, हमारा 24 हो जाएगा। अभी हमारा बच क्या गया, इस 12 का हम अभी ब्याज नहीं लिए, यानी 12 का 10% अगर हम ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 का 10%, यानी ये हमारा हो जाएगा 1.2। 12 का 10% कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 प्लस का 36 प्लस का 1.2। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे, यानी 360 में 36 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 360 और 36 हो जाएगा 396, और एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 397। हमारा यहाँ से हो जाएगा 397.2 रुपया। हमारा टोटल CI कितना निकल के आएगा 397.2 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 14, 31 एवं एक अन्य संख्या का औसत 30 है, तीसरी संख्या क्या है। हमें क्या निकालना है, तीसरी संख्या निकालना है। देखिए हमें दिया हुआ है औसत कितना दिया हुआ है, हमें औसत 30 दिया हुआ है। पहली जो हमारी संख्या है वो क्या है 14 है, दूसरी जो संख्या है वो 31 है। हमें तीसरी संख्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, तीसरी संख्या निकालना है। देखिए अगर एवरेज 30 है, एवरेज 30 है तो तीसरी संख्या जो हमारी होगी वो 30 तो होगी ही, 30 तो होगी ही कम से कम। लेकिन देखिए यहाँ हमें क्या दिया हुआ, पहली संख्या जो है वो 14 है, पहली संख्या क्या है 14 है, यानी यह औसत से कितना कम है, यह औसत से 16 कम है। दूसरी संख्या जो है 31 है, यानी औसत से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, औसत से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, यानी यह 16 कम है और 1 ज़्यादा है। यानी हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल जो है ये दोनों मिला के 15 कम है। यानी जो तीसरी संख्या होगी अपना एवरेज तो लेके आएगी ही, प्लस का एवरेज 30 मेंटेन करने के लिए इन दोनों के लिए 15 लेके आएगी। यानी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ 30 प्लस का 15, यानी जो तीसरी संख्या होगी वो हमारी क्या होगी 45 होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 45 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है A और B की आय का अनुपात 8:11 है और उनकी बचत का अनुपात 7:9 है।
यदि ए और बी का व्यय क्रमशः 25,000 रुपया और 35,000 रुपया है तो बी की आय क्या है। हमें क्या निकालना है, बी की आय निकालना है। हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, आय का रेशियो दिया हुआ है, यानी हमें इनकम का रेशियो दिया हुआ है। इनकम का रेशियो कितना है, 8:11 है। इनकम का रेशियो दिया हुआ है। हमें जो है बचत का रेशियो दिया हुआ है, हमें बचत का रेशियो दिया हुआ है। बचत का रेशियो कितना है, 7:9 है। अब देखिए अगर हम आय में से अगर सेविंग माइनस करेंगे, इनकम में से अगर सेविंग माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हमारा क्या दिया हुआ है, 25,000 और 35,000। तो हम यहाँ से ये 3 जीरो हटा लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसानी हो जाए। यानी हमने मान लिया 25 रुपया और 35 रुपया, 25 रुपया और 35 रुपया। हम बाद में ये 3 जीरो लगा लेंगे। हमने मान लिया कि जो खर्च है वो कितना है, 25 रुपया है और 35 रुपया है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 7 में 11 से गुना करेंगे और 8 में 9 से गुना करेंगे। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। उसके बाद हम 25 में 9 से गुना करेंगे और 7 में 35 से गुना करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। ये दोनों हमारा क्या निकल के आएगा, बराबर निकल के आएगा। अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं 8 में 9 से गुना करेंगे और 11 में 7 से गुना करेंगे। 11 गुने 7 माइनस का 8 गुने 9 इक्वल टू, हम यहाँ गुना करेंगे 35 गुने 7, 35 गुने 7 माइनस 25 गुने 9। अब देखिए 11 में 7 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 77, और 8 में 9 से करेंगे कितना हो जाएगा 72। यानी 77 में से 72 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5। 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हम अगर 35 में अगर 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 245, माइनस का अगर 25 में 9 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 225। यानी 5 यूनिट किसके बराबर निकल के आ गया, 20 के बराबर। तो 1 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, 4 के बराबर। 1 यूनिट क्या निकल के आ गया, 4 के बराबर। लेकिन हमने यहाँ 3 जीरो हटा दिया था, हमने यहाँ 3 जीरो हटा दिया था, यानी 1 यूनिट हमारा निकल के किसके बराबर आ गया, 4,000 रुपये के बराबर। 1 यूनिट हमारा क्या निकल के आ गया, 4,000 रुपये के बराबर। देखिए ये 4,000 रुपये क्यों आया, क्योंकि यहाँ 25 नहीं था, हमारा क्या था 25,000 था और 35,000 था। तो हम कैलकुलेशन आसानी करने के लिए यहाँ से 3 जीरो हटा लिए थे, जो हमारा यहाँ 3 जीरो आके लग जाएगा। अब देखिए 1 यूनिट हमारा निकल के आ गया 4,000 रुपये के बराबर। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था बी का आय। बी का आय कितना है, 11 यूनिट। यानी इस 11 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम 11 हमें गुना करेंगे 4,000 से, 4,000 से हमारा कितना हो जाएगा 44,000, 44,000 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 44,000 रुपया। अगर हमसे ए का भी आय पूछता तो हम ए का आय निकाल लेते, हम इसमें गुना कर लेते 4,000 से, हम इसमें गुना कर लेते 4,000 से। ये कितना हो जाता हमारा 32,000 रुपया। ये कितना हो जाता 32,000 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमसे बी का आय पूछ रहा था, बी का आय हमारा क्या निकल के आ गया 44,000 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है ए, बी और सी क्रमशः 3,000 रुपया, 2,000 रुपया और 5,000 रुपया का निवेश करके एक साझेदार में प्रवेश करते हैं। 5600 रुपया के वार्षिक लाभ में से तीनों का अलग अलग हिस्सा ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, तीनों का अलग अलग हिस्सा निकालना है। देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं, अगर हम लाभ का रेशियो निकाल लें, हमें कुल लाभ दिया हुआ है तो हम तीनों का अलग अलग हिस्सा बता पाएंगे। तो हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं, पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के अगर हम गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। और अगर हमारा समय बराबर दिया हो, यहाँ जो है हमें समय नहीं दिया हुआ है, यानी 1 वर्ष के लिए जो लाभ हो रहा है 5600 रुपया, यानी हम ये मान के चलेंगे ए का भी पूंजी 1 वर्ष के लिए लगा है, बी का भी पूंजी 1 वर्ष के लिए और सी का भी पूंजी 1 वर्ष के लिए लगा है। यानी यहाँ समय अगर बराबर है तो जो हमारा पूंजी का रेशियो होगा उसी में क्या बटेगा, लाभ बटेगा। जो हमारा पूंजी का रेशियो होगा उसी में हमारा लाभ बटेगा। अब देखिए हम यहाँ से पूंजी का रेशियो निकाल सकते हैं, हम यहाँ से पूंजी का रेशियो निकाल सकते हैं A/B/C। देखिए ए का पूंजी कितना है 3,000 रुपया है, बी का कितना है 2,000 रुपया है, सी का कितना है 5,000 रुपया है। अगर हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो हमारा 3 जीरो से ये 3 जीरो हमारा कट जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया 3:2:5। यानी लाभ में से अगर ए का हिस्सा 3 यूनिट होगा तो बी का हिस्सा 2 यूनिट
और सी का हिस्सा क्या होगा 5 यूनिट होगा। यानी यहाँ से हमारा टोटल लाभ कितना हो गया, यहाँ से हमारा टोटल लाभ हो गया 10 यूनिट। यानी 10 यूनिट किसके बराबर है, 10 यूनिट जो है 10 यूनिट किसके बराबर है, 5600 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हम इसे 10 से काटेंगे यानी 1 यूनिट निकल के आ गया 560 रुपया। 1 यूनिट हमारा 560 रुपया निकल के आ गया। तो हम यहाँ से 3 यूनिट बता सकते हैं। 560 में अगर 3 से गुना करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा 0, 18 के 8, हाथ में 1, 15 1 16, 2 यूनिट कितना हो जाएगा 0, 12, 10 1 11। हम इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0, 30 के 0, हाथ में 3, 25 3 28। यानी तीनों का अलग अलग हिस्सा हमारा क्या निकल के आ गया लाभ में से। ए को 1680 रुपया मिलेगा, बी को 1120 रुपया और सी को कितना मिल जाएगा 2800 रुपया मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का योग 35 है और इन संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 5 और 60 है। संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, संख्याओं के व्युत्क्रम का योग निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में संख्याओं का योग दिया हुआ है। हमने मान लिया कि दो संख्या है A और B, यानी A प्लस B हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है। और संख्याओं का हमें HCF और LCM दिया हुआ है, हमें उनका व्युत्क्रम का योग निकालना है। देखिए व्युत्क्रम का योग हम निकालेंगे यानी 1/A प्लस का 1/B हम करेंगे। देखिए हम इसे अगर ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B प्लस A बटा A इंटू B। अब देखिए A प्लस B तो हमें पता है, A प्लस B पता है 35, A इंटू B अगर हमारा निकल के आ जाए तो हम व्युत्क्रम का योग बता पाएंगे। अब देखिए A इंटू B हम कैसे ला सकते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का HCF और LCM दिया हुआ है। तो हमारा एक कंसेप्ट होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू LCM गुने HCF। यानी हम यहाँ से निकाल सकते हैं हमारी पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है, इक्वल टू LCM गुने HCF यानी 60 गुने 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से A इंटू B हमारा निकल के आ गया, ये क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। A इंटू B क्या निकल के आ गया 300 निकल के आ गया। अब देखिए A इंटू B हमारा निकल के आ गया और A प्लस B हमें पता है, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था B प्लस A बटा A इंटू B, यानी A प्लस B बटा A इंटू B हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ से हमारा A प्लस B बटा A इंटू B हमारा क्या हो जाएगा, हम A प्लस B की जगह क्या लिख सकते हैं 35 लिख सकते हैं। A इंटू B हमारा क्या निकल के आ गया 300 निकल के आ गया, 300 निकल के आ गया। अब देखिए अगर हम इसे 5 से काट लें, या अगर हम इसे पूरे को पॉइंट में अगर चेंज कर लें तो हम इसे 3 से काट लेते हैं। अगर हम 3 से काटेंगे ये 3 से एक बार में जाएगा, 3 से दो बार में जाएगा, हारसिल क्या बच जाएगा हमारा, यहाँ हमारा हारसिल बच जाएगा। अगर 3 से ये दो बार, 3 से ये एक बार में ही जा पाएगा, 3 से एक बार में हारसिल हमारा क्या बच गया 2 बच गया, यानी 0.666 चला जाएगा। अब देखिए ये नीचे हमारा क्या है, नीचे हमारा है 100, यानी यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 0.11666। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 0.116। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमें ऐसे ना दिया हो, हमें ऑप्शन में ऐसे ना दिया हो तो हमें ऐसे दिया होगा कहीं 35/300, यानी हम इसे 5 से काटेंगे ये 7 बार में जाएगा, ये 5 से 60 बार में जाएगा, यानी हमारा ये दिया हो, या तो आंसर ये पॉइंट में हमारा ये दिया हो या बट्टे में हमारा ये दिया हो। चलिए हमारा आंसर निकल के आ गया क्या 0.11666, या हमारा निकल के आ गया 7/60। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है यदि 8 अंकों की संख्या 3, 4, 2, x, 1, 8, y, 6, y के सबसे छोटे मान के लिए 72 से विभाज्य है, √2x + 5y का मान क्या है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है √2x + 5y। तो हमें सबसे पहले x और y का मान हमें निकालना पड़ेगा। देखिए हमें संख्या क्या दिया हुआ है, हमें जो संख्या दिया हुआ है, हमें संख्या क्या दिया हुआ है 3, 4, 2, x, 1, 8, y, 6। हमें ये 8 अंक का संख्या दिया हुआ है और ये जो संख्या है
72 से विभाज्य है। अगर कोई भी संख्या 72 से विभाज्य होगी, इसका मतलब क्या होगा कि वह संख्या 9 और 8 से विभाजित होगी। वह संख्या जो है 9 और 8 से विभाजित होगी। अब देखिए 8 से विभाज्य होने का रूल क्या होता है कि संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो वह संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। और 9 से विभाजित होने का नियम क्या है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो सबसे पहले तो हम 8 से विभाजित होने का चेक कर लेते हैं संख्या का अंतिम 3 अंक। अब देखिए अंतिम 3 अंक क्या है, 8 है, y है और 6 है। अब देखिए हम y का सबसे छोटा वैल्यू हमें रखना है। हम y के जगह क्या रखें, सबसे छोटा मान कि ये 8 से विभाज्य हो जाए। तो अगर हम y के जगह 0 रखते हैं तो हमारा हो जाएगा 806, जो 8 से विभाजित नहीं होगा। हम y के जगह अगर 1 रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 816, जो हमारा 8 से विभाजित हो जाएगा 102 बार में। यानी हम यहाँ से y इक्वल टू क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। अब देखिए इस संख्या को 9 से भी विभाज्य करके हमें देखना है। संख्या 9 से विभाज्य हमारी तभी होगी जब संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। अब देखिए संख्या का अंकों का योग हम ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 6 और y के जगह 1, यानी 6 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, 8 7 कितना हो जाएगा 15, 15 1 16, 16 2 18, 18 4 22, 22 3 कितना हो जाएगा 22 और 3 हो जाएगा 25। यानी हम यहाँ क्या रखें, 25 हमारा निकल के आ गया कि हम यहाँ क्या रखें x के जगह कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए। 25 हमारा निकल के आ गया। अगर हम यहाँ x के जगह 2 रख दे तो हमारे क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 जो है 9 से विभाज्य है, यानी ये संख्या भी हमारी 9 से विभाज्य हो जाएगी। यानी हम x के जगह क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। x के जगह क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। अब देखिए x और y का हमें वैल्यू निकल के आ गया। हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था √2x + 5y। अब देखिए हम यहाँ x के जगह अगर 2 रखेंगे, x के जगह 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस y के जगह अगर हम 1 रखेंगे यानी 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया √9 हो गया। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका आधार का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना, बेलन का आयतन निकालना है। देखिए बेलन के आयतन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बेलन का हाइट चाहिए और बेलन का रेडियस चाहिए। हमें हाइट तो दिया हुआ है और रेडियस ना दे के हमें क्या दिया हुआ, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए बेलन का आधार कैसा होता है, एक वृत्त के जैसा होता है, यानी हमें उस वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस हमारा निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम बेलन का आयतन आराम से निकाल सकते हैं। यानी हम सबसे पहले रेडियस निकालते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें बेलन का आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्त के जैसा होता है। यानी हमें पाई r स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। यानी हमारा r स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 बटा पाई, 40 बटा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें बेलन के आयतन में, बेलन का आयतन में हमें क्या चाहिए, बेलन का आयतन का जो फार्मूला होता है हमारा पाई r स्क्वायर h। हमें r स्क्वायर चाहिए, हमारा r स्क्वायर यहाँ निकल के आ गया है। हम यहाँ पुट करेंगे पाई, r स्क्वायर हमारा क्या है 40 पाई गुने हमारा h कितना है, h जो है 9 सेंटीमीटर। यहाँ हमारा पाई से पाई कट जाएगा, यानी हम 40 में 9 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 9 चौका 36 यानी 360 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आयतन क्या निकल के आ गया 360 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 2 कारों की गति का अनुपात 10:11 है। यदि पहली कार 10 घंटों में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की चाल क्या है। हमें क्या निकालना है, दूसरी कार की चाल निकालना है। हम पहली कार की चाल यहाँ से निकाल सकते हैं। हमें दिया हुआ है पहली कार जो है 10 घंटों में 500 किलोमीटर की दूरी चलती है। यानी यहाँ से हमारा स्पीड हो जाएगा दूरी बटा समय। यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ से हमारा पहली कार का जो स्पीड निकल के आ गया 50 किलोमीटर पर घंटा। और हमें जो है, हमें रेशियो दिया हुआ है, रेशियो क्या दिया हुआ है 10:11। पहली कार का जो स्पीड निकल के आया हमारा क्या निकल के आया 50 किलोमीटर पर घंटा। और यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ हमारा दिया हुआ है 10 यूनिट।
पहली कार का जो हमारा स्पीड दिया हुआ है यहाँ 10 यूनिट और यहाँ क्या निकल के आएगा 50 किलोमीटर पर घंटा, यानी ये क्या है हमारा 50 किलोमीटर पर घंटा है, यानी ये कितना है 5 गुना है, यानी 11 का 5 गुना क्या हो जाएगा, 11 का 5 गुना ये कितना हो जाएगा 55 किलोमीटर पर घंटा, यानी दूसरी कार की चाल हमारा क्या निकल के आ गया 55 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक नाव शांत जल में 17 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा कर सकती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा है तो नाव को धारा के अनुकूल 95 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। धारा के अनुकूल जब नाव जाती है तो वहाँ क्या होता है, नाव और धारा का स्पीड ऐड होता है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ शांत जल में नाव की चाल, यानी हमें x इक्वल टू दिया हुआ है 17 किलोमीटर पर घंटा, हमें धारा का स्पीड दिया हुआ है यानी y इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर घंटा। अगर धारा के अनुकूल जब नाव जाती है, धारा के अनुकूल जब नाव जाएगी तो वहाँ नाव का गति क्या हो जाएगा, धारा और नाव का स्पीड जो है ऐड हो जाएगा, यानी यहाँ हमारा हो जाएगा 17 प्लस का 2 इक्वल टू हो जाएगा 19 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए धारा का अनुकूल जो है हमारा नाव का स्पीड निकल के आ गया 19 किलोमीटर पर घंटा और दूरी कितना जाना है 95 किलोमीटर। तो हम यहाँ से समय निकाल सकते हैं, हमें स्पीड पता है, दूरी पता है, तो हम समय निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा समय हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा 95 किलोमीटर जाना है 19 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से, यानी हम 19 से 95 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा 5 बार में, यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया 5 घंटा। कितना समय लग जाएगा 5 घंटा का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा छोटा सा सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम सिंप्लीफिकेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 भागे 1/5 का, यहाँ हम करेंगे ब्रैकेट के अंदर, यानी 4 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस का 4 कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। इस ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, यानी ये हमारा भाग में है, अगर हम यहाँ से भाग को हटाएंगे यानी गुना में करेंगे तो ये हमारा पलट जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 गुने 4/25 माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी हम यहाँ से 2 से काटेंगे 4 को, ये 2 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, ये हो गया हमारा 2/25 माइनस का 4, यानी हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 2 भागे, ये हमारा ऑफ है, यानी हम भाग से पहले ऑफ का काम करते हैं, यानी यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 6/5 प्लस का, ये हमारा क्या हो गया, ये जो है अगर 2/25 में से माइनस करेंगे 4 तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 98/25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुने 5/6, यानी हम इसे काटेंगे ये 3 बार में जाएगा, माइनस का 98/25, यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया 5/3 माइनस का 98/25। देखिए यहाँ से हमारा एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। हम 25 में 5 से गुना करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 125 माइनस का, ये हमारा हो जाएगा, यानी 98 में 3 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 98 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 294। अब देखिए ये प्लस का हमारा क्या है 125 है और माइनस का 294 है, यानी हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का 169/75। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, -169/75। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।